दोस्तों नमस्कार। सियासत का असल पाठ तो यही कहता है कि जो दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है, और महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ ऐसा ही हो रहा है। ईडी ने एक के बाद एक दर्जन से ज्यादा नेता मंत्री सबको कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। कुछ जेल में हैं, कुछ जेल जा सकते हैं, कुछ अभी से चेतावनी भरे अंदाज में सुनाई देने लगे हैं कि दरअसल हम शांत ही रहेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर सबसे ताकतवर के तौर पर शरद पवार की पहचान, और शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी के दरवाजे पर। मैसेज क्या है? उद्धव ठाकरे जब यह कहते हैं आप मुझे जेल में डाल दीजिए लेकिन मेरे संबंधियों पर हाथ मत डालिए, यह मैसेज क्या है? संजय राउत जब यह कहते हैं आप चाहे मेरी हत्या करवा दीजिए, चाहे जेल में डाल दीजिए, चाहे जो कर लीजिए, लेकिन हम बाला साहब ठाकरे के पॉलिटिकल पार्टी से निकले हुए लोग हैं, हम झुकेंगे नहीं। और इन सब के बीच एनसीपी का रास्ता हो, शिवसेना का रास्ता हो, कांग्रेस की खामोशी हो, जो दिखाई दे रहा है वो उतना भर नहीं है, कुछ और है। और यह संकेत आने वाले दिनों में क्या बढ़ने वाला है, जबकि हर किसी को पता है कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था पटरी पर है। इस देश के दूसरे राज्यों की तुलना में, चाहे वो कर्ज का मामला हो, चाहे वो विदेशी निवेश का मामला हो, दूसरे राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र की स्थितियां वाकई तुलनात्मक तौर पर बहुत अलग है। लेकिन क्या वाकई यही केंद्र सरकार को खाए जा रही है कि मुंबई उसके हाथ में नहीं है? समूचा देश घबराता है लेकिन महाराष्ट्र उसके हाथ से निकल चुका है। और शिवसेना जो हिंदू वोट बैंक पर एक लिहाज से पंख पसार कर बैठ चुकी है, तो क्या आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में यही रह गई सरकार? तो उसके लिए मुश्किल होने वाली है। तमाम कॉरपोरेट के हेडक्वार्टर मुंबई में ही है और गुजरातियों का एक बड़ा अड्डा मुंबई में ही है। फिर भी मुंबई दिल्ली के पास नहीं है, उस दिल्ली के पास जिस पर गुजरातियों का कब्जा है। तो क्या वाकई सियासत की यह ऐसी पेंच है जिसमें महाराष्ट्र की राजनीति उलझ रही है? और यह उलझती राजनीति का अंत क्या सत्ता बदलने के साथ होने वाला है? यह संकेत क्या है? क्योंकि एक के बाद एक पहले परिस्थितियों को समझ लीजिए, उसके बाद जरा यह भी समझेंगे कि आखिर कितना वक्त लगेगा जब एक के बाद एक तकरीबन 2 दर्जन नेता और मंत्री अभी भी ईडी की फेरिस्त में है। उन्हें नोटिस जाएगा, रेड पड़ेगी और उनके दरवाजे पर दोबारा से वही पुलिस आकर खड़ी हो जाएगी जो हो सकता है कल तक सत्ता के साथ खड़ी हो। लेकिन सियासत की इस कमजोर डोर में एक डोर और है, वो कॉपरेटिव्स की है। कॉपरेटिव का पैसा, शुगर लॉबी का पैसा महाराष्ट्र की राजनीति में तकरीबन 80% पॉलिटिशियंस को जिंदा रखे हुए है। उस पाइपलाइन को भी काटने की तैयारी तो नहीं हो रही है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होगा, यह संकेत मिलने लगे हैं। दिल्ली के सियासी गलियारों में घूम जाइए या फिर महाराष्ट्र के भीतर मंत्रालय में, आपको छिटपुट आवाज सुनाई देगी, हां नौकरशाही शिवसेना की सुनती नहीं है। शिवसेना का एक अलग रास्ता है, एनसीपी का अलग रास्ता है, कांग्रेस का अलग रास्ता है। शायद हर कोई पैसा तो नहीं बना रहा है, यह भी सवाल उठता है। और दिल्ली के गलियारे तक आते आते एक ही सवाल बचता है, वाकई समूचे देश पर कब्जा कर लिया लेकिन वो महाराष्ट्र ही हाथ से निकल गया, जिसके भीतर नागपुर भी है और मुंबई भी है। आइए जरा इस सिलसिले को समझने की कोशिश करें, क्योंकि यह कोई आसान बात नहीं है कि शरद पवार ने इस बात का जिक्र कर दिया कि बिना सेंट्रल एजेंसी के सहयोग के बिना जो पेन ड्राइव रिकॉर्डिंग की बनाई गई और देवेंद्र फडणवीस ने सौंपी है सरकार को, यह कहते हुए आप इसे जांच के दायरे में लाइए और सीबीआई को सौंप दीजिए, क्योंकि जो आवाज और जो संकेत है वो सीधे सीधे शरद पवार को कटघरे में खड़ा करता है। और शरद पवार अपनी ताकत को अपनी मराठा राजनीति से जोड़ते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज से जोड़ते हैं और महाराष्ट्र के सियासी दांवपेच में अव्वल नंबर के पॉलिटिशियंस माने जाते हैं। ये वही शरद पवार हैं जिन्होंने 1977 में कांग्रेस को झटका दिया था और महज 38 बरस में मुख्यमंत्री बन गए थे। ये वही शरद पवार हैं जिन्होंने कांग्रेस को सोनिया काल में भी झटका दिया। ये वही शरद पवार है जिनके बारे में कहा जाता है कि जितने पत्ते आस्तीन में, उससे ज्यादा पत्ते हाथों में रखते हैं। सियासत का यह खेल बड़ा अनूठा है।
और जब फडणवीस ने 125 घंटों के इस पेन ड्राइव के भीतर रिकॉर्डिंग का जिक्र किया, 1 महीना हो चला है तकरीबन सौंपने के बाद, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई हुई नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार उस फाइल को खोलना चाहती है। तो सवाल यह है, शरद पवार जब प्रधानमंत्री से मिले तो क्या सोचकर मिले? क्या वो वाकई संजय राउत का जिक्र कर रहे थे? क्या वाकई ये कह रहे थे कि ईडी परेशान करती है? क्या वो वाकई कह रहे थे कि दो सत्ताओं को आपस में टकराना नहीं चाहिए? क्या वो वाकई यही कह रहे थे कि पॉलिटिशियन ही आपस में लड़ भिड़ मरेंगे तो फिर बाकी परिस्थिति तो नाजुक हो जाएगी? या फिर वो ये कह रहे थे कि दरअसल आप हमें बख्श दीजिए, बताइए आप चाहते क्या हैं, और जो चाहते हैं उसे आप पूरा कर लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं? तो क्या यह कोई नया संकेत है? यह कौन सी परिस्थिति है? क्योंकि इन मंत्रियों की फहरिस्त में देखिए तो एनसीपी के अनिल देशमुख, जो सोचिए गृह मंत्री, कहां पर हैं? जेल में है। 11 तारीख को ही फैसला होगा, उसके बाद बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। नवाब मलिक कहां पर हैं? जेल में है। अजीत पवार की क्या स्थिति है? उनके खिलाफ जो जलंधेश्वर शुगर मिल है उसके दस्तावेज खुल चुके हैं बड़ी तादाद में। ना सिर्फ अजीत पवार बल्कि उनकी बहनों से भी पूछताछ हुआ और इस पे उन्होंने बड़ी नाराजगी व्यक्त की। अब आप सोचिए, जो अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर एक रात शपथ ले रहे थे, वो अजीत पवार दोबारा डिप्टी सीएम बनने के बाद क्या ऐसी परिस्थिति में आकर खड़े हो गए जहां वो फंस चुके हैं? अब इधर जाएं या उधर जाएं, क्योंकि किसी भी हालत में दिल्ली को महाराष्ट्र चाहिए, मुंबई की सत्ता चाहिए, यह एक संकेत है। और दूसरा संकेत यह है कि राजनीतिक तौर पर चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, पश्चिमी महाराष्ट्र का इलाका हो, मुंबई का इलाका हो, मराठवाड़ा का इलाका हो, वहां पर शिवसेना और एनसीपी ही आमने सामने होते हैं। विदर्भ में नहीं है ऐसा कुछ, विदर्भ में कुछ और बात है। लेकिन इस सियासत को पाटने के लिए क्या वाकई उस बंद हथेली को शिवसेना ने उद्धव ठाकरे के जरिए खोल दिया, जिसे बाला साहब ठाकरे ने आज जन्म नहीं खोला? क्योंकि वह जानते थे कि शिवसेना की ताकत उस बंद मुट्ठी में है जो सत्ता को चिता सकती है, लेकिन सत्ता की कुर्सी पर बैठने का मतलब शायद एक वक्त के बाद कानून के सामने झुकना होगा या कानून को लागू कराने की दिशा में खुद अगुवाई करनी होगी। बाला साहब ठाकरे की यह सियासत नहीं थी। उद्धव ठाकरे क्या मुख्यमंत्री बनकर फंस गए? और मुख्यमंत्री बनाते हुए जिस तरीके से शरद पवार ने कहा सब साथ आ जाएंगे सिर्फ उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाए, तो क्या यह एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शिवसेना के भीतर का सत्ता पाने के लिए हो गया? लेकिन अब धीरे धीरे गुजरते वक्त के साथ मुश्किल आ रही है और उस मुश्किल की कुंजी का शरद पवार अपने हाथ में रखना चाहते हैं और उस हाथ से वही कुंजी अब अपने तौर पर शरद पवार को ही कटघरे में खड़ा करके दिल्ली अब उस कुंजी को भी अपने हाथ में ले लेना चाहती है। कमोवेश बिसात इसी तरीके से बिछ रही है, क्योंकि एक के बाद एक नाम जब आप देख रहे हैं, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, अजीत पवार, जगदीश कदम, ये डॉन शुगर फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं। उसके बाद देखिए शिवसेना के नेताओं की फहरिस्त, अर्जुन खोटकर, श्रीधर माधव पाटनकर, जो कि साले साहब हैं उद्धव ठाकरे के, जिस पर वो कह गए आप हमें जेल में डाल दीजिए लेकिन हमारे संबंधियों को मत पकड़िए। संजय राउत पर भी दायरा कसा गया। अनिल परब ट्रांसपोर्ट मंत्री, भावना गावली वाशिम से जीती हैं। यह सारी परिस्थितियां बताती हैं कि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा नेता मंत्रियों पर ईडी शिकंजा कस चुकी है और ईडी की फाइल बतलाती है, जो उसने सुप्रीम कोर्ट में भी 122 विधायक सांसदों की फाइल सौंपी कि हम इन पे कार्रवाई करेंगे, उसमें महाराष्ट्र के तकरीबन 1 दर्जन और नेता मंत्री हैं। और इस दायरे को जब आप बड़ा करेंगे तो अगला सवाल किसी के जहन में भी आएगा जो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में केंद्र सरकार जिस पर कार्रवाई करना चाहती है, क्या उनके हाथों में महाराष्ट्र की सत्ता दी जा सकती है? खासतौर से तब जबकि वह इकोनॉमिक कैपिटल के तौर पर उसकी मौजूदगी भारत के भीतर है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसकी पहचान भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ती है। तो क्या यह एक ऐसी बिसात बिछने लगी है? इस बिसात के 2 और तस्वीरें हैं। शरद पवार ने ढाल बनाया क्या उद्धव ठाकरे को, और उद्धव ठाकरे वजीर होकर भी क्या प्यादे के रोल में आ गए? और अब शरद पवार को ही शह देने की स्थिति में उद्धव ठाकरे के प्यादे की परिस्थिति को अब केंद्र सरकार को सौंपने की स्थिति में एनसीपी आ गई है। फिर यही सवाल है। इस सवाल के आगे बढ़िए तो जो नाम और जो नंबर नजर आते हैं उसका मतलब बहुत साफ है कि संजय राउत और उनका परिवार का दायरे में आना अभी एक छोटी पहल है। पाटनकर जो कि उद्धव ठाकरे के साले हैं, इनका आना एक छोटी पहल है। अजीत पवार और
बाकी नेताओं का आना छोटी पहल है। सवाल है कि शरद पवार को भी इस दायरे में लाया जाएगा। और शरद पवार जिस शुगर लॉबी को रिप्रेजेंट 70 के दशक से करते रहे और जिस कोऑपरेटिव के आश्रय उन्होंने राजनीतिक ताकत प्राप्त की, अब उसे कट करने का वक्त क्या आ चुका है? क्योंकि कोऑपरेटिव मंत्रालय इस देश में बनाया गया और कोऑपरेटिव मंत्रालय के मंत्री देश के गृह मंत्री अमित शाह ही हैं। तो सियासत के इस अनूठे खेल में गुजरातियों को मुंबई में ताकत चाहिए। जो सत्ता संभाले हुए लोग हैं और कॉरपोरेट के साथ उनकी इस दौर में दूरी हो चली है, लेकिन उन सब के बावजूद भी अब जो नया केस खुला वो किरीट सोमैया का खुला। उसको शिवसेना ने खोला और यह कहकर खोला कि दरअसल 2013-14 में जब आईएनएस विक्रांत को बचाने का जिक्र था तो उस वक्त जो पैसा कलेक्शन किया गया उन्होंने कहा हमने राजभवन में दे दिया, राज्यपाल को दे दिया। राजभवन से जब सरकार ने कहा कि क्या वाकई दिया गया तो उन्होंने कहा नहीं दिया गया। और वो कुल रकम जो उस समय थी 57 करोड़ की। और जो ट्राम्बे पुलिस थाने में किरीट सोमैया और उनके बेटे के खिलाफ जो मामला निकल कर आया है, नील है वो उनका नाम, नील सोमैया, 420, 406 और 34। सवाल इतना भर नहीं है कि आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, सवाल इसके आगे का पहली बार आने वाला है। क्योंकि शरद पवार की बिसात पर परिवार महत्वपूर्ण है, संपत्ति महत्वपूर्ण है, राजनीतिक ताकत महत्वपूर्ण है और इन तीनों पर सीधे सीधे दिल्ली की सत्ता ने उस पर उंगली बैठा दी है। यानी तीनों पर एक साथ हमला हुआ है और इसीलिए शरद पवार के सामने भी संकट है। जो कह तो रहे हैं कि ममता बनर्जी से मिलेंगे, नेताओं से मिलेंगे, एकजुट करेंगे, लेकिन यह सियासत काम नहीं देगी क्योंकि बंगाल के भी 18 एमपी और एमएलए जो कि सीधे सीधे ममता बनर्जी के टीएमसी से जुड़े हुए हैं, उनकी फहरिस्त भी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दी हुई है, यह कहते हुए कि इन पर मामला बनता है मनी लॉन्ड्रिंग का और अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक ऑफेंसेस का। तो इनको किसी भी हालत में पूछताछ होगी और आने वाले वक्त में इन पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन मैसेज बहुत साफ होता है राजनीति का। राजनीति जो साधना चाहती है वो साध लेती है और किसी को जेल में नहीं भेजती है। अनिल देशमुख जेल में है, उसके पीछे जो परिस्थितियां वो कॉरपोरेट से जुड़ी हुई परिस्थितियां बनी। अब अगला सवाल है, क्या वाकई एक ऐसी परिस्थिति आकर खड़ी हो गई है जिसमें उद्धव ठाकरे कुर्सी पर बैठकर गलती कर गए? क्या वाकई ऐसी परिस्थिति आ गई है जहां पर शरद पवार भी यह आकलन नहीं कर पाए कि आने वाले वक्त में, जब इससे पहले शिवसेना के साथ जब अमित शाह टकरा चुके थे 2014 के बाद से यह टकराव था और शिवसेना को खुले तौर पर मंच से वसूली पार्टी कहने से बीजेपी और प्रधानमंत्री और गृहमंत्री सीधे कह रहे थे कि यह वसूली पार्टी है, तो यह टकराव की एक उस हद तक ले जाएगा? क्या वो आकलन नहीं कर पाए? और इन सब के बीच मौजूदा वक्त में जो गठबंधन है उसमें सबके पास एक ही मौका है, जब तक सरकार है तब तक जो बनाना है बना लो। क्या ऐसी परिस्थिति है? महाराष्ट्र की इस राजनीति में सबसे बड़ा पेंच यही है कि कोई भी यहां पर ऐसा नहीं है जिस पर कोई दाग ना हो, और दाग जिस पर भी है उस पर कार्रवाई करके अपनी सत्ता को स्थापित करने की दिशा में दिल्ली को बढ़ना है। देवेंद्र फडणवीस यूं ही नहीं कह रहे और देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मान लीजिए नागपुर के एक वकील उइके ने कोई कार्रवाई की तो उनके खिलाफ भी ईडी का केस जो खुल गया, वो सब कुछ यूं ही नहीं है, यह एक बिसात है। इस बिसात के दायरे में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा कद रखने वाले नितिन गडकरी का जिक्र भी जरूरी है। अगर महाराष्ट्र की राजनीतिक सत्ता फडणवीस के पास दोबारा लौटती है तो फिर नितिन गडकरी के पर क्या काटे जा सकते हैं, यह भी एक सवाल है। और इन सवालों के बीच में आरएसएस को भी लगातार मैसेज है, सरकार, सत्ता, गवर्नेंस ये साथ रखनी होगी और इसमें पूंजी बड़ी काम करती है। तो वह पूंजी जो महाराष्ट्र की राजनीति को ऑक्सीजन देती रही, अब उसके लिए दिल्ली में टेक्नोक्रेट्स की टीम लगातार अध्ययन भी कर रही है। उस अध्ययन के आश्रय वह यह भी समझना चाह रही है, हमारी रिसर्च टीम ने कुछ चीजें निकाली और बताया कि दरअसल ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र को उद्धव ठाकरे चला नहीं पा रहे हैं सही तरीके, बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने चलाया है। और वहां की इकोनॉमी बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 12% है, इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट 11.9% है, सर्विस सेक्टर 13.5 है, एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई चीजें लगभग 4.4% है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी चीजें सुधरी हैं, क्रॉप सेक्टर 3% है, लाइफ स्टॉक 6.9% है, फॉरेस्ट्री 7.2% है, फिशिंग और बाकी चीजें जो है वो 1.6% जरूर है। लेकिन इसका अगला सवाल है कि देश के तमाम राज्य जो कर्ज में डूबे हुए हैं उसकी तुलना में सिर्फ 19% कर्ज में
महाराष्ट्र डूबा हुआ है, दूसरे जगह तो लगभग देश का एवरेज 31-32% बैठता है, तो सोचिए दूसरे राज्य कितने कर्ज में डूबे होंगे। क्योंकि जो महाराष्ट्र का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो तकरीबन 32 लाख करोड़ का है, और जो बोझ है वो लगभग 6,50,000 करोड़ का जो 2022-23 के हिस्से में आया है, जो बजट पेश किया गया उसके जरिए निकल कर आया। यानी दूसरे राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र की इकोनॉमिक स्थिति अच्छी है। यह भी एक पेच है कि हमारे विरोधियों की अर्थव्यवस्था कैसे ठीक है। यह जाहिर तौर पर तुलना करेंगे तो उत्तर प्रदेश लेकर आएंगे, इवन गुजरात लेकर आएंगे। यह भी सोचिए कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वह 2020-21 में 1,19,000 था, टॉप पे था, उसके बाद कर्नाटक आता था। हालांकि इस 2021-22 में यह तीसरे नंबर पर आ गया, आगे निकल गया गुजरात, आगे निकल गया कर्नाटक, लेकिन और ये 48,663। लेकिन ओवरऑल तुलना जब करेंगे तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में है यह अभी भी नंबर 1 पर रहता है। इसके बाद कर्नाटक और इन्हीं दोनों के बीच में कंपटीशन चलती है। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उद्धव सरकार फेल हो गई। सवाल यह है कि जो पेच है राजनीतिक तौर पर उसे अब साधने की कोशिश है, और राजनीति की उस पूंजी की पाइप को काटने की तैयारी हो चली है। क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर में जो कोऑपरेटिव की पहुंच है यह बड़ी तादाद में है। इसको इस रूप में भी समझिए कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, जो नॉन शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स है, सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में तकरीबन 363 है, उसमें से 119 का हेडक्वार्टर मुंबई में और नागपुर में 244 का हेडक्वार्टर। इसकी तुलना में दूसरे नंबर पर कर्नाटक आता है, तकरीबन 267 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, और जो गुजरात उस तीसरे नंबर पर आता है 211। बाकी एक तमिलनाडु है जहां 129 है। बाकी पूरे देश के भीतर में कहीं भी उससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को मिलाइएगा तो लगभग 95 मिल जाएंगे। यानी इस तुलना में देखिए तो पूरी कोऑपरेटिव की पूंजी जो तकरीबन 6 लाख करोड़ से ज्यादा की है, जो वहां पर डिपॉजिट के तौर पर मौजूद है, इतनी बड़ी पूंजी के आश्रय राजनीति तो चलाई जा सकती है। और खास तौर से जब महाराष्ट्र में शरद पवार का जिक्र होगा तो कोऑपरेटिव पर उनका जो कब्जा रहा, उसी कब्जे के हिस्से में तो एनसीपी कटघरे में ईडी के हिस्से में आकर खड़ी हो गई है। अजीत पवार के ऊपर क्या आरोप है? वो सीधे सीधे कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के भीतर में जो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, जो 31 जिलों में फैली हुई है, उसके जरिए जो ईडी ने पवार समेत जो 70 डायरेक्टर्स के खिलाफ जो नोटिस भेजा और जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उठाया, यह उस पाइपलाइन के कट करने की शुरुआत है। क्योंकि एक लंबी फहरिस्त देखिए, जो रिस्ट्रिक्शंस आरबीआई ने लगाए उसमें महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, उसमें पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है, यहां भी घपला घोटाला हो चुका है। कापोल कोऑपरेटिव बैंक है, सिटी कोऑपरेटिव बैंक है, कराड़ जनता सहकारी बैंक है, शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड है, यूथ डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है। ये सारी चीजों के सामने एक झटके में यह समझिए कि जो भी डायरेक्टर और चेयरपर्सन्स हैं वो स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे, उसमें से 80% की भागीदारी उस राजनीति में है जो राजनीति बीजेपी के लिए थ्रेट है महाराष्ट्र की राजनीति में। और महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के नेताओं का कोऑपरेटिव में उतना योगदान नहीं है जरूर, लेकिन उतना नहीं है जितना एनसीपी का है, कांग्रेस का है। और शिवसेना अब इसे समझ रही थी कि हां इस तरीके से, क्योंकि याद कीजिए इस पर नकेल कसने के लिए पहली बार 2011 में पृथ्वीराज चौहान जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एमएससी का जो बैंक लोन था, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का जो लोन था, उसको लेकर शरद पवार पर नकेल कसने की भी कोशिश की, सफल नहीं हो पाए। इसके बाद देखिए कि एक के बाद एक 2013 में अन्ना हजारे ने यह मामला उठाया। उस समय कोऑपरेटिव बैंक के मुद्दे पर 10,000 करोड़ के घोटाले का मामला था। कई मंत्रियों पर गाज गिरी, कई पॉलिटिशियन पर गाज गिरी। और इसके बाद जो शुगर कोऑपरेटिव से जुड़े हुए जितने भी चेयरमैन हैं उसमें 56% ऐसे हैं, 56% ऐसे हैं जो सीधे सीधे राजनीति में सक्रिय हैं। और इस 56% से जुड़े हुए लगभग 80% जो इसके भीतर हैं वो सीधे सीधे एनसीपी की राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो यह पाइपलाइन क्या काटी जाएगी? और इसमें जो हाल के दिनों में माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक स्कैम आया, उसका रास्ता किधर गया? और 2014 में फडणवीस सरकार जब आई थी तो उसने भी अपने तौर पर महाराष्ट्र के जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1960 का, उसको संशोधन किया था और इंडिपेंडेंटली किस रूप में बोर्ड को क्रिएट किया जाए, कैसे किया जाए, इसका रास्ता बनाने की कोशिश की थी। यानी 3-4 सवाल खुले तौर पर उभरते हैं इस रूप में, क्योंकि जब आप कोऑपरेटिव का जिक्र कर रहे हैं तो यह समझिए कि जो भी छोटे और सीमांत किसान होते हैं
वह उसके सदस्य हो जाते हैं, और कितनी बड़ी तादाद में, तकरीबन 2.5 करोड़ सदस्य ऐसे हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में इसका बड़ा योगदान है। 3 सवाल बहुत साफ तौर पर। पहला सवाल, क्या महाराष्ट्र की सरकार जाने वाली है? उस दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या वाकई एनसीपी आखिरी मूवमेंट में कोई दांव तो नहीं चलेगी जिससे उसकी अपनी राजनीति बची रहे और महाराष्ट्र की सरकार उलट पुलट जाए और उसका योगदान सत्ता में बरकरार रहे? तीसरी स्थिति, क्या वाकई दिल्ली के सामने अब वो वक्त खत्म हो चला है और वो चाहती है कि किसी भी हालत में गुजरात इलेक्शन के साथ अगर महाराष्ट्र इलेक्शन को भी क्लब किया जाए और एक ऐसी परिस्थिति डेवलप हो जाए, तो क्या वाकई उस दिशा में दिल्ली बढ़ चुकी है? ये सारे सवाल हैं इन 3 सवालों के। इन 3 सवालों के अक्स में 3 नेताओं का जिक्र होना जरूरी है। उद्धव ठाकरे, शिवसेना की ताकत सड़क की राजनीति को थी, एक दबाव बनाने की राजनीति को थी, और जो पैसा जिस रूप में आता था, संगठन भरपूर चलता था। मौजूदा वक्त में राजनीतिक सत्ता उनके पास है, पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन वह साख जो मुंबई की सड़कों पर या महाराष्ट्र या पश्चिमी महाराष्ट्र की सड़कों पर शिव सैनिक के जरिए नजर आता था, उसके अंदाज को देखिए किस रूप में बदला। इस नब्ज को पकड़ा राज ठाकरे ने और कहा कि अजान बहुत जोर से होती है, इसको आप कम कीजिए, अन्यथा हम हनुमान चालीसा बनाएंगे। और 48 घंटे के भीतर उद्धव ठाकरे सरकार को कहना पड़ा 60 डेसिमल, उससे ज्यादा अजान की आवाज नहीं होनी चाहिए। सड़क की राजनीति पर राज ठाकरे निकलना चाहते हैं। सड़क की राजनीति महाराष्ट्र के भीतर में बड़ी मायने रखती है और मुंबई में बड़ी मायने रखती है। नितिन गडकरी मिलने जाते हैं राज ठाकरे से, संबंध पुराने हैं लेकिन राजनीतिक संकेत नए हैं। वही शरद पवार कहते हैं कि यह राज ठाकरे जो 6 महीने गायब हो जाते हैं, वह खुले तौर पर कहते हैं, लेकिन अगले दिन वो मिलने चले जाते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इस समीकरण के दायरे में उद्धव ठाकरे कहां पर है? उद्धव ठाकरे की वो लीडरशिप कहां पर है? शिवसेना की वो ताकत कहां पर है? और अगर बाला साहब ठाकरे होते तो क्या वाकई ईडी इस तरीके से दरवाजे दर दरवाजे पुराने केसेस को जो खोल रही है और इस देश की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा मनी लॉन्ड्रिंग और पैसा और करप्शन रहा है? कहां नहीं है करप्शन? वेयर देयर इज नो करप्शन, इंदिरा गांधी खूब कहा करती थी। लेकिन क्या वाकई उसके बाद इंदिरा गांधी का कहना, फिर वोरा कमेटी की रिपोर्ट 93 ने तो बहुत खुले तौर पर कह दिया था कैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, कैसे माफिया काम करता है, कैसे अंडरवर्ल्ड काम करता है, कैसे बॉलीवुड काम करता है, किस तरीके से रियल एस्टेट काम करता है, कैसे क्राइम से भी पैसे की उगाही होती है, कैसे यहां पर मटका खेला जाता है। ये सारी चीजों की बातें तो निकल कर आ गई और नेक्सस खुल कर आया। तो क्या पहली बार दिल्ली की सरकार ईमानदार हो गई है और ईमानदारी के साथ ईडी काम कर रही है, या पहली बार राजनीति साधने के लिए खुले तौर पर यह खेल तमाशा शुरू हो गया है? यकीन जानिए, मुनादी हो गई है। इस मुनादी के स्वर कब तक गूंजेंगे और कब तक ये टकराव की परिस्थितियां सामने उभर कर आएंगी, इसमें सिर्फ आपको 2 बातों पर गौर करना है। पहली बात, शरद पवार की हर चाल को आप पढ़ते चलिए। वो कब कहां किससे किस रूप में मिल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो कह रहे हैं और जो दिखाई दे रहा है उसको उलट दीजिएगा, क्योंकि हमने कहा जितने हाथ में पत्ते उससे ज्यादा आस्तीन में पत्ते। यह राजनीति का पहला मंत्र है जिसको महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार ने बाखूबी साधा है। नहीं चाहते हैं परिवार पर कोई आंच आए, नहीं चाहते हैं संपत्ति कहीं पर जब्त हो, नहीं चाहते हैं राजनीतिक ताकत कम हो। दूसरी तरफ क्या वाकई शिवसेना को डंप करके, एनसीपी को साथ खड़ा करके दिल्ली तैयार हो चली है? तो ऐसे में कांग्रेस का रुख क्या होगा, वो शालीनता के साथ देखती रहेगी? यह भी एक सवाल है। और सबसे आखिरी बात, जब खड़ी की सुई उल्टी चलने लगे सत्ता के लिहाज से, तो फिर समझ जाइए सड़क की राजनीति ही काम देती है। उसमें कानून मायने नहीं रखता है। शिवसेना के सामने ये पाठ अभी दूर की गोटी है, क्योंकि सत्ता की गद्दी पर बैठकर वह तमाम जिलों में अपने शिव सैनिकों को खड़ा भी कर रही है और उनको सुविधाओं से लैस भी कर रही है। लेकिन सियासत साधने के लिए यह भी समझना होगा इस बार सामने कौन है, क्योंकि मुंबई की सड़कों पर और वहां पर शिवाजी पार्क में जब अमित शाह खुले तौर पर शिव सैनिकों को चेतावनी दे सकते हैं, तो आज की ताकत दिल्ली की क्या है और फेडरल स्ट्रक्चर भारत का कैसे चरमराया है और केंद्रीय एजेंसी कैसे काम करती है, शायद महाराष्ट्र की सरकार समझ तो रही है, लेकिन वह खामोश रहना चाहती है, इंतजार कर रही है। कुछ होगा कहने से नहीं होता है, कुछ करने वाले कुछ कर जाते हैं और मुनादी उस दिशा में हो चली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।